आज के क्लास में हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 4 लेके आए हुए हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे। इसके पहले 3 पार्ट हो चुका है। आप अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को ज़रूर से देख लें। तो हम लोग चलते हैं, सिर्फ बिना देर किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लोग का कितना तक कर लिए थे देख लेते हैं एक बार। तो हम लोग इसके पहले का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 तक कर चुके थे। आज हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। इसमें दिया हुआ है कि यदि बाहरी जीन, जो बाहरी जीन होता है, का निवेश टेट्रासाइक्लिक प्रतिरोधी जीन में किया जाता है, टेट्रासाइक्लिक प्रतिरोधी जीन में किया जाता है, तो पूर्ण योगज प्लाज्मिड में जो मिलता है, पूर्ण योगज मतलब दोबारा जो निर्माण होता है, मतलब पता ही है, इसके बारे में पढ़ चुकी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के सबके सब अंतर्गत आता है। इसका मतलब इस बार अगर देखा जाए तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इस बार पूछ दिया है। इसके पहले अगर देखा जाए, इसके पहले बहुत आसान क्वेश्चन पूछता था, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहता था। बायोलॉजी का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बोला जाता है 2024 का। उसके पहले का क्वेश्चन देखिएगा तो इतना हाई कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसका, तो बाहरी जीन का किस में निवेश किया जा रहा है, किस में भेजा जा रहा है, तो टेट्रासाइक्लिक प्रतिरोधी जीन में इसको डाला जा रहा है। टेट्रासाइक्लिक प्रतिरोधी जीन में जब डाला जाता है तो ये पूर्ण यौगिक प्लाज्मिड में जो होता है वो कौन सा समाप्त करता है, किसको रोकता है, इस बात को ध्यान दे। ये किसको रोकने को काम करता है, टेट्रासाइक्लिक प्रतिरोध का समाप्त हो जाएगा। ये अगर इसमें हम लोग बाहरी जीन में किस बाहरी जीन को अगर निवेश कराएंगे टेट्रासाइक्लिक प्रतिरोध में, तो उसको निवेश कराने से ये क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है, निष्क्रिय कर देता है। इसको ये भी बोल सकते हैं कि टेट्रासाइक्लिक प्रतिरोधी जीन को ये क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है जब बाहरी जीन इसमें भेजा जाता है तब। बात क्लियर है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीन का ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है। किस जीन से ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है। तो देखो, ये जो है जीवाणु है, किस जीवाणु से पूछा हुआ है, तो कौन सा ऐसा जीवाणु है जो ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है। पॉलीमरेज डीएनए प्राप्त किया जाता है, हम लोग पता है कि जब डीएनए का नया डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं या डीएनए का प्रतिलिपि पर आते हैं तो वहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम काम करता है। इस चीज़ को हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि इसमें कौन जो जीवाणु है जो हेल्प करता है, कौन बैक्टीरिया है जो हेल्प करता है। उस बैक्टीरिया का जो नाम है, कौन सा बैक्टीरिया है, थार्मेस 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 एक्रिटिकस थार्मेस एक्रिटिकस बैक्टीरिया है जो क्या काम करता है, तो ये ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज इससे क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। और ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो गर्म पानी में भी ये क्या होता है, जीवित रहता है। ये ऐसा जीवाणु है, ये एक प्रकार के जीवाणु है, ऐसा जीवाणु है जो गर्म जल में पाया जाता है। ये कहाँ होता है, ये गर्म जल में पाया जाता है। ये जीवाणु है जो गर्म पानी में पाया जाता है, तो ये गर्म पानी में पाया जाता है। ठीक है, तो ये गर्म पानी में पाया जाता है, ये ऐसा एक जीवाणु। और भी ऑप्शन दिया हुआ है एग्रोबैक्टीरियस, ये भी एक प्रकार के क्या होता है, जीवाणु होता है, जो कि क्या उत्पन्न करता है, तो ये ट्यूमर्स उत्पन्न करता है। ट्यूमर उत्पादन जीवाणु है, ये ट्यूमर का निर्माण करता है। ट्यूमर मतलब बोल सकते हैं एक घातक, किसी सेल में जब किसी सेल को ये खराब करके वहाँ पर घाव टाइप का कर देता है तो उसी को हम लोग ट्यूमर के नाम से जानते हैं। ये एग्रोबैक्टीरियस ये काम करता है। एक है यहाँ पे मेथनोबैक्टीरिया, ये भी एक प्रकार के बैक्टीरिया है जो किसका निर्माण करता है, तो मेथेन का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है, ये मेथेन जो गैस होता है, ये मेथेन गैस का उत्पादन करता है मेथनोबैक्टीरिया। और एक और है
आर्कीबैक्टीरिया। तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि बहुत पुराना बैक्टीरिया, सबसे ज़्यादा पुराना बैक्टीरिया इसको माना जाता है, सबसे पुराना जीवाणु इसी को बोला जाता है। ठीक, तो ये इन्फॉर्मेशन था इस ऑप्शन के बारे में। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा इस बार पूछ दिया है। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है। तो अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा जीवाणु है जो कीटनाशक प्रोटीन उत्पन्न करता है, मतलब कीटों को खत्म करने का काम करता है। तो कीटनाशक प्रोटीन का निर्माण करता है कौन सा ऐसा जीवाणु है जो कीट मटकोरों को क्या करेगा, खत्म करेगा। तो यही बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा जीवाणु है जो कीटनाशक प्रोटीन का निर्माण करता है। तो वो जो जीवाणु है जो कीटनाशक प्रोटीन का निर्माण करते हैं वो है बैसिलस। बैसिलस उसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, बैसिलस थ्यूरिंजी एंजिस जो है, यही एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, कीटनाशक प्रोटीन का निर्माण करता है, जिससे हम लोग बीटी। देखो ये क्या काम करता है, सबसे पहले ध्यान में रखना है, ये कीटनाशक प्रोटीन का निर्माण करता है, कीटनाशक प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण का मतलब भी होता है निर्माण करता है। और इसको एक और नाम से जानते हैं, इसे बीटी टॉक्सिन भी कहा जाता है। हम लोग लिख सकते हैं इसे बीटी टॉक्सिन भी कहा जाता है। इसको मैं बीटी टॉक्सिन भी कहते हैं। और ये कीटनाशक प्रोटीन का निर्माण करता है और ये कीटों को मारने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये कीटों को कैसे मारता है, तो बेसिकली ये क्या करता है, कीट के आंत में जाकर ये प्रोटीन का स्राव करता है। ये कीट के आंत में जाएगा और आंत में जाकर ये क्या करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, कीटनाशक प्रोटीन का स्राव करेगा, जिसको क्या होता है, इससे जो कीट होता है, कीट मकोड़े होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, मरने लगते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना। तो ये कौन काम करता है, बैसिलस यूरिनजीएमसिस काम करते हैं। एग्रोबैक्टीरियस अभी ऊपर में देखे थे हम लोग, एग्रोबैक्टीरियस ट्यूमर का निर्माण करता है। ये भी एक प्रकार का ऐसा बैक्टीरिया जो कि किसी के आंत में जाकर इन्फेक्शन करता है। ये भी ऐसा एस्टेरेसिया कोली दिया हुआ है। इस एस्टेरेसिया कोली जो दिया हुआ है, ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो क्या काम करता है, तो ये भी क्या करता है, कीटनाशक संश्लेषित नहीं है, सिर्फ ये आंतों में जाकर क्या करता है, हानिकारक पहुंचाता है। मतलब किसी भी जीव के शरीर के आंत में जाकर ये हानिकारक बात पहुंचाता है। अभी इसके बारे में अभी चर्चा भी किए थे कि ये सबसे पुराना बोला जाता है कि ये सबसे पुराना क्या है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। तो ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए की प्रतिकृति के बारे में असत्य है, सत्य नहीं बोला है। डीएनए की प्रतिकृति का मतलब क्या होता है, बहुत बार बता चुके हैं कि डीएनए का प्रतिकृति का मतलब होता है नए डीएनए का निर्माण। प्रतिकृति का मतलब क्या होता है, तो नए डीएनए का निर्माण, न्यू डीएनए। प्रतिकृति का मतलब होता है नए डीएनए का निर्माण, न्यू डीएनए का निर्माण। जब हम नया डीएनए का निर्माण करते हैं तो ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं कि डीएनए जो होता है डबल रज्जु होता है। डीएनए जो होता है क्या होता है, डबल रज्जु होता है। और डीएनए होता है जो अर्ध संरक्षित होता है। क्या होता है, अर्ध संरक्षित। कहने का मतलब ये है, जब भी कोई डीएनए को लेते हैं तो अगर इस डीएनए से नए डीएनए बन रहा है तो इसका एक रज्जु हमेशा इसका अपना रहेगा। जब भी नया डीएनए बनेगा तो इसका एक रज्जु अपना रहेगा और इसमें एक रज्जु क्या होता है, नया जुड़ जाता है। एक रज्जु क्या हो जाता है,
एक रज्जु इसमें नया जुड़ के नए डीएनए का निर्माण होता है। इसमें आधा गुण संरक्षित रहता है, इसका आधा गुण अपना ही रहता है, पहले वाला ही रहता है, इसीलिए डीएनए को कहते हैं क्या होता है, अर्ध संरक्षित होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सत्य है, ये अर्ध संरक्षित होता है। डीएनए के प्रतिकृति का प्रमुख एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि नए डीएनए को बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करता है, इसके रज्जु को क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए। इसको तोड़ने के लिए डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सत्य है। प्रतिकृति के किसी भी गलती के परिणाम सब परिवर्तन होता है, इसी में प्रतिकृति जब होते रहते हैं, नए डीएनए का निर्माण होते रहता है। जब नए डीएनए का निर्माण होते टाइम जब कोई ना कोई इसमें गड़बड़ी आ जाता है, जिसके कारण हम लोग उत्परिवर्तन देखने को मिलता है। उत्परिवर्तन में कुछ अलग प्रकार के जीव देखने को मिल जाता है अचानक से, या कोई ना कोई हम लोग नया जो जीव बनता है उसमें कुछ ना कुछ अलग उसका बनावट देखने को मिल जाता है। तो ये घटना होता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। डीएनए के दोनों लड़ियों के प्रतिकृति सतत होती है, कहने का मतलब कि ये दोनों जो रज्जु होता है, ये दोनों एक ही साथ क्या होता है, टूटता है और एक ही साथ नया जुड़ता है, ऐसा नहीं होता है। एक हमेशा क्या रहेगा कि एक हमेशा ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा, एक पार्ट वाइट क्या होता है, इधर से ये टूटते जाता है, हटते जाता है और इसमें नया ऐसे जुड़ते जाता है। तो एक तरफ ये फिक्स रहता है, एक तरफ ऐसे जुड़ते जाता है, दोनों रज्जु ऐसा नहीं होता है, सतत प्रक्रिया नहीं दिखाता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। हमको गलत को ही चूज करना था, तो गलत वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश में भी ले लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एंजाइम राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन एंजाइम राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है। तो देखो, राइबोसोमल आरएनए जो होता है, जिसको हम लोग आरएनए भी बोलते हैं, तो आरएनए का अनुलेखन करने के लिए, अनुलेखन मतलब होता है कूट लेखन, जिसको हम लोग डिकोडिंग के नाम से जानते हैं। अनुलेखन का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग डिकोडिंग के नाम से जानते हैं। और डिकोडिंग करते टाइम आरएनए क्या करता है, मदद करता है। इसको हम लोग राइबोसोमल आरएनए के नाम से हम लोग जानते हैं। आरएनए जो होता है 3 प्रकार का होता है, टी आरएनए, आर आरएनए और एक एम आरएनए होता है। तो आरएनए जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। इसमें हम लोग आर आरएनए का बात कर रहे हैं, ये अनुलेखन में काम करता है, डिकोडिंग में काम करता है। जैसे अमीनो अम्ल जो होता है, अमीनो अम्ल लगभग हम लोग 20 प्रकार के पढ़े थे। वही अमीनो अम्ल क्या होता है, कूटलेखन करता है, डिकोडिंग करता है, और ये आरएनए का सहायता लेता है नए डीएनए का निर्माण करने में। ये क्या करता है, आरएनए का सहायता लेता है नए डीएनए का निर्माण, वही डिकोडिंग करने का काम करता है। जिसमें हम लोग पता है कि जब भी अगर बात करते हैं डीएनए का, तो डीएनए का निर्माण में हम लोग ये जो डबल रज्जु स्ट्रक्चर बनता है, ये जो डबल रज्जु स्ट्रक्चर बनता है, तो ये जो जुड़ता है, ये किससे जुड़ता है, एडेनिन, ये नाइट्रोजनी क्षार क्या करता है, यहाँ इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाता है। दोनों नाइट्रोजनी क्षार आपस में क्या होता है, जुड़ता है। नाइट्रोजनी क्षार क्या होता है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, ये सब क्या है, नाइट्रोजनी क्षार होता है। ये सब क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षार होता है। और शायद हमको अभी पूरा याद नहीं आ रहा है, एडेनिन जो होता है वो शायद थाइमिन के साथ जुड़ता है, और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ जुड़ता है। ये जुड़ता है ना जब, तो ये जोड़ने में, जब ये टूट के नए इससे जुड़ता है, जब नए प्रतिकृति बनता है, प्रतिलिपि बनता है किसका, डीएनए का, तो ये इसमें कौन मदद करता है, तो एंजाइम राइबोसोमल आरएनए मदद करता है। और ये कौन आके, तो इसमें अमीनो, अलग अलग प्रकार के क्या होता है, अमीनो अम्ल आके जुड़ता है, अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल आके जुड़ता है। तो उसी को जब अलग अलग अमीनो अम्ल जाके जुड़ता है, तो उसका हम लोग 64 कोड पढ़े थे। कितना पढ़े थे, 64 को कोड पढ़े थे। और वही 64 कोड में से कोई ना कोई आके इसमें इस प्रकार से जुड़ता है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, अनुलेखन के नाम से जानते हैं या डिकोडिंग के नाम से जानते हैं।
इसमें पूछ रहा है कौन सा एंजाइम राइबोसोमल आरएनए में अनुलेखन हेतु उत्तरदायी होता है। कौन सा एंजाइम राइबोसोमल आरएनए में अनुलेखन हेतु उत्तरदायी होता है, इसको याद रखना है। आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है। कौन होता है? आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है। बस इतना ही ध्यान में रखना है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें बोला है कुछ अमीनो अम्ल का कूटलेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है। तो वही चीज़ अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि 20 प्रकार का अमीनो अम्ल होता है और उसका कूटलेपन होता है आरएनए के साथ, और आरएनए के साथ जब डिकोडिंग होता है तो कोई ऐसा अमीनो अम्ल होता है जो एक के साथ डिकोडिंग कर सकता है। तो वैसा अमीनो अम्ल को हम लोग क्या नाम देते थे? अप्रहासित कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? अप्रहासित के नाम से जानते हैं। बस इतना ही ध्यान में रखना है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? अप्रहासित अमीनो अम्ल कहते हैं, जो एक के साथ क्या कर सकता है? एक से ज़्यादा के साथ कूटलेखन कर सकता है, डिकोडिंग कर सकता है, जुड़ सकता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अप्रहासित के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब अगर इस क्वेश्चन का बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में सिंपल याद कर सकते हैं आप, इसलिए कि आउट ऑफ सिलेबस पूछा हुआ है। हम लोग ऐसा बायोलॉजी में पढ़ने को भी नहीं मिला हुआ है कहीं पर। तो ये लैक ऑपरेशन वाई जीन का भूमिका जो होता है परमीएज का कूटलेखन में होता है। परमीएज के कूटलेखन में होता है। तो इस ऑप्शन ये इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन है। बस तो सिर्फ इसको याद रखना है और कुछ नहीं करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित, मतलब जो पुराने प्रमाण मिलते हैं वो किस पर अध्ययन किया जाता है, किस प्रकार से उसका अध्ययन किया जाता है? तो जो जीवाश्म में मिलते हैं उसी से हम लोग पुराने चीज़ों का अध्ययन कर पाते हैं, भ्रूणीय विकास से नहीं कर पाते हैं। जो जीवाश्म हम लोग को प्राप्त होता है, जो जमीन से खोद के निकाला जाता है अलग अलग जीवों का जीवाश्म में, उसी से हम लोग पता कर पाते हैं कि ये कैसा कितना पुराना है, और ये इसका एविडेंस हम लोग को मिल पाता है कि इस प्रकार के जीव भी होता था। इस तरह से हम लोग पता कर पाते किससे? जीवाश्म के कहानी पता कर पाते। तो ये जीवाश्म का अध्ययन जब हम लोग करते हैं तभी जाकर हम लोग पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी हो पाता है। बस इसका सिंपल सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो दिया हुआ है यहाँ पर दो प्रकार के तुल्य रूप से संरचनाएं क्या दर्शाती है? तुल्य रूप से संरचनाएं क्या दर्शाती है? तुल्य रूप से संरचनाएं का मतलब है कि हम लोग को सामने में जो देखने को मिलता है वो संरचनाएं समान होता है। ये किस में होता है? अपसारी में होता है कि अपसारी में होता है कि अभिसारी में होता है, यही बताना है। अब देखा जाए जब तुल्य रूप से संरचनाएं किस में देखने को मिलता है, लेकिन ये माना जाता है कि दोनों का विकास अलग अलग प्रजातियों से हुआ है। अब देखो पहले तो ये समझ लेते हैं कि अभिसारी और अपसारी में अंतर क्या है। सबसे पहले हम अभिसारी का मतलब समझते हैं। अभिसारी अभिसारी विकास किसको कहते हैं? इस अभिसारी विकास में माना जाता है कि जो उनके पूर्वज रहे होंगे अलग अलग प्रजाति से, अलग अलग प्रजातियों से उनका निर्माण हुआ है। अभिसारी में क्या बताया जाता है कि इसमें अलग अलग प्रजाति होते हैं। इसमें क्या होते हैं? अलग अलग, इसमें एक प्रजाति का नहीं माना जाता है। इसमें माना जाता है कि ये क्या है? अलग अलग प्रजाति के हैं। अभिसारी विकास में अलग अलग प्रजाति के माना जाता है। अलग अलग प्रजातियाँ होती है इसमें, जो अलग अलग प्रजाति होती है जिसका विकास अलग अलग प्रजातियों से होता है। लेकिन जो संरचना का बात करेंगे तो संरचना का जो बात करते हैं वो कैसा होता है? तो समान संरचना देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है? तो समान संरचना देखने को मिलता है। समान संरचना देखने को मिलता है। समान संरचना होती है।
अलग अलग प्रजाति से विकास हुआ है, लेकिन संरचना क्या होता है, समान होता है। जैसे कि बहुत सारे उड़ने वाले कीट मकोड़े होते हैं, जैसे कि कीटों, पक्षियों, उड़ने वाले, जितना भी उड़ने वाली चीज़ होता है सबके पास क्या होता है, पंख होते हैं। लेकिन देखने में सबका समान पंख दिखता है, लेकिन सबका प्रजाति क्या होता है, अलग अलग होता है। जब इसका भ्रूणीय स्ट्रक्चर को अध्ययन किया जाता है तब पता चलता है कि ये सब अलग अलग प्रजातियों से क्या हुआ है, बना हुआ है। वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं अपसारी विकास का, अपसारी विकास किसको कहते हैं, तो इसमें माना जाता है कि जो जातियाँ है अलग अलग प्रजाति नहीं है, वो समान प्रजाति का है। क्या है, अपसारी में माना जाता है संबंधित प्रजाति या समान प्रजाति माना जाता है। लिख सकते हैं यहाँ पे समान प्रजाति का होता है, इसमें समान प्रजाति का होता है। लेकिन संरचना का बात करेंगे तो इसमें अलग अलग संरचना देखने को मिलता है, लेकिन देखने में संरचना समान नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेकिन भ्रूणीय स्ट्रक्चर जो देखते हैं ना वो समान देखने को मिलता है। अपसारी में जो भ्रूणीय स्ट्रक्चर देखते हैं वो क्या देखने को मिलता है, वो समान देखने को मिलता है। लेकिन अभी हम यहाँ बात करें तुल्य रूप से संरचनाएं दर्शाती है, मतलब समान संरचनाएं दर्शाती है, तो ये कौन सा हो गया, अभिसारी विकास हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल है, गुफा का चित्र की कब हुई थी, चित्रों की रचना कब शुरू हो गई थी, गुफा में चित्र बनाने की रचना ये कितना पहले से शुरू हो चुका था कि लोग गुफा में अलग अलग चित्र बनाते थे। तो ये लगभग बताया जाता है कि 18,000 वर्ष पहले शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 18,000 वर्ष पहले शुरू हुआ था, मतलब बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आज की क्लास को हम यहीं पे रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके बाद का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक देखा जाए तो 2024 का बायोलॉजी क्वेश्चन जो आया हुआ है ना, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखें। आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।